आपने जानी इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुख्ता इरफान, मैं हूँ अबू सर मौसम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पे भी लाइव देख सकते हैं, youtube.com/24newshd। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि असद उमर तो गया। असद उमर का इस्तीफा वजीर आजम को मौसूल हो चुका है और वजीर आजम ने कहा है कि असद उमर ने वजीर खजाना की सदारत छोड़ दी। आपको बताएंगे बड़ी खबर है, अब आपको आगाह करें तमाम सूरत हाल से। असद उमर ने जो है वजारत खजाना से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्तीफे से मुतालिक सवाल पर असद उमर ने 2 रोज पहले क्या कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले जा रहा है। सुबह से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश है? किसकी ख्वाहिश किया जा रहा है? सुबह से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश है? किसकी ख्वाहिश किया जा रहा है? सुबह से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश है? किसकी ख्वाहिश किया जा रहा है? सुबह से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश है? तो आपको बताते चलें कि असद उमर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। असद उमर का इस्तीफा वजीर आजम को मौसूल हो चुका है। आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट है। वजीर आजम ने कहा असद उमर ने खजाना ही छोड़ दिया। मुश्किल मुआशी हालात असद उमर ने हाथ खड़े कर दिए और असद उमर का ऐसा कहना है कि मुझे वजीर तवानाई बनने का कहा था, खजाना नहीं तो तवानाई भी नहीं, वो कोई और वजारत नहीं लेंगे। असद उमर ने ऐसा जवाब दिया है। वजीर आजम इमरान खान को 24 न्यूज की खबर की तस्दीक हो गई है। नजम सेठी साहब ने 2 रोज पहले अपने प्रोग्राम ने यह खबर दी थी, प्रिडिक्ट किया था कि बहुत जल्द वजीर खजाना असद उमर अपना इस्तीफा दे देंगे, अपने ओहदे को छोड़ देंगे। और आज की ये बड़ी डेवलपमेंट, असद उमर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, आज ट्वीट किया असद उमर ने। वजीर खजाना असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़े विकेट और तमाम जो वज़रा हैं उनमें सबसे ज्यादा एतमाद था इमरान खान को असद उमर पर। उन्होंने कहा कि असद उमर इस मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाएंगे और असद उमर ही चले गए। असद उमर का इस्तीफा वजीर आजम को मौसूल हो चुका है और अब कौन होगा नया वजीर खजाना, ये एक बड़ा सवाल है। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी विकेट जो है असद उमर की जो चली गई, अब आपको आगे क्या लग रहा है, क्या मुतवक्किल है? कुछ मजीद भी वज़रा अपने इस्तीफे देंगे या फिर शफल मजीद होगा? देखिए, पहली बात तो है ये जो सियासत में इस किस्म की चीजें होती रहती हैं और हमें अब तजर्बा इसलिए हो रहा है कि इस पार्टी का बड़ा एक लीडर था, काफी अरसे से वो पार्टी के साथ मुंसलिक है। अब देखिए उसकी जिम्मेदारी क्या है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसने एक बजट पेश करना था, वो 1 साल का, जून के महीने में। उस बजट के लिए पैसे चाहिए क्योंकि जितना कर्जे आपने लिए उन कर्जों की अदायगी के लिए आप IMF से पैसे मांगने के, हमें पैसे दे दो, हम अपने कर्जों का सूद अदा कर सकें। अब दूसरा आपको चाहिए पैसा पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने कहा कि अपने इतने घर बना के देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, तो उन घरों और नौकरियों के लिए 3 से पैसा आएगा तो वो घर और नौकरियां दी जाएंगी। उनकी पॉलिसी का मसला है। फिर वो एमनेस्टी की पॉलिसी के बारे में कि लोगों को माफ कर दिया जाए जिन्होंने पैसा छुपाया हुआ है, उसमें 2 राय पाई जाती थी। एक राय इस पार्टी के अंदर थी कि नहीं, सख्ती करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी एमनेस्टी स्कीमें पाकिस्तान में दी गई और जो लूटमार करने वालों ने अपना पैसा, फिर वो कहते हैं हम यहाँ पे सरमायाकारी करने को तैयार हैं बशर्ते कि हमें वही सहूलतें फराहम की जाएं जो आप चाइना के सरमायाकारों को कर रहे हैं। ये इशू भी है। ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इशू हैं और मैं समझता हूँ असद इसको इसलिए हैंडल नहीं कर सका कि उसको सपोर्ट नहीं मिली इसकी एमनेस्टी स्कीम के ऊपर, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और देखना 2 दिन तक उस एमनेस्टी स्कीम के ऊपर बहस होती रही और कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब हम आज अप्रैल में बात कर रहे हैं, जून में नया बजट आएगा। इस बजट में जो उम्र का इनपुट है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि कोई भी वजीर बजट नहीं बनाता। वजीर का सिर्फ ये काम होता है वो अपनी पार्टी का जो सोच होती है, जो फिक्र होती है, वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के माहिरीन है उनको बताता है कि जी हम इस मद में ज्यादा पैसा खर्चना चाहते हैं, मतलब हम ज़राअत में ज्यादा पैसा खर्चना चाहते हैं और इस मद से निकाल के, तो वो कहते हैं जी ठीक है, अब आप पैसा खर्चना चाहते हो, पैसा ये आएगा कहाँ से? अब पैसा आने के तरीका तो वो टैक्सेशन का है। तो जब आपके टैक्स बिना लोग देने को तैयार हों, आप एमनेस्टी में छूट भी देना चाह रहे हो, IMF की शराइत बहुत सख्त हों
और वो पैसे बिजली के भी बढ़ने हैं, गैस के भी बढ़ने हैं, तो फिर इन हालात में असद के लिए क्या एक चॉइस और रहेगी थी कि जब उसको सपोर्ट पार्टी में से नहीं मिल रही थी, जी था कि वो फिर इस्तीफा दे दे। बल्कि मामला मुश्किल हो गया है और मैं समझता हूँ इस अमल से पार्टी के अंदर दरार शुरू होगी। हमेशा दीवार की एक ईंट निकलती है और एक ईंट के बाद फिर दूसरी और फिर दूसरी के बाद तीसरी, और इस मौके पर असद का रिजाइन करना इस बात का बिल्कुल सबूत है कि पार्टी के अंदर जो टॉप की जो है मशावरत, उसमें कहीं न कहीं कोई दो राय पाई जाती हैं और वहाँ पे एक सीधा रास्ते का तयन नहीं है कर पा रहे। सही देखो ना, इनके मिनिस्टर ऐसे हैं, पिछले दिन एक मिनिस्टर ने कह दिया ये बारिशें लमिया की जो हो रही हैं ये इमरान खान की वजह से हो रही हैं, और खुदा की कसम वो नतीजे उन बारिशों को निकले हैं। अब सब लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको पता लग गया क्या हाल हो गया। यानी हम लोग जो देहाती हैं, पेंडू हैं, हमारी गंदम बिल्कुल तैयार खड़ी थी और ये जब औले पड़े हैं तो जो हमारी सिटी थी गंदम की वो सब की सब तबाह हो गई है, तो हमारे पास कुछ नहीं है। सही। और यही असल वहाँ पे वो हुआ है बागों में, आम के बागों में यही मसला वहाँ पे हुआ है जहाँ पे फसलें लगी थी। तो इस किस्म के लोगों के साथ आप एक पार्टी चला रहे हैं, तो असल में सही किया मेरा ख्याल है। आपके मुताबिक मामलात मजीद भी पेचीदा हो जाएंगे। इफ्तिखार अहमद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा 24 न्यूज बशीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। बशीर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जानना ये चाहेंगे कि असद उमर का जो इस्तीफा है वज़ीर आज़म इमरान खान को बाज़ाब्ता मौसूल हो चुका है? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि असद उमर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ सारी सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने उन्हें वजारत ख़जाना छोड़कर वजारत पेट्रोलियम लेने का जो है वो इंदिया दिया और कहा कि वो वजारत पेट्रोलियम का चार्ज संभालें। और इसके साथ साथ हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि वज़ीर आज़म ने असद उमर को ये भी कहा था कि अगर वो आइडियल बजट बना सकते हैं तो फिर वो वज़ीर ख़जाना रहें और आइडियल बजट बनाएँ, और बजट अगर उन्होंने बेहतर बजट बना लिया तो फिर उन्हें बजट के बाद जो है वो नहीं हटाया जाएगा, और अगर बजट ना बन सका उनसे तो फिर उन्हें वजारत खजाना छोड़ना होगी। इस सूरत हाल में असद उमर ने फैसला किया और वज़ीर आज़म को अपने फैसले से आगाह भी किया, और वज़ीर आज़म उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को इस बात पर कायल भी कर लिया है कि वो मजीद कोई और कलमदान जो है वो नहीं रखेंगे, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दिया है। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि उनका इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को मौसूल हो चुका है। वज़ीर आज़म उसको कबूल करेंगे या मुस्तरद करेंगे ये अभी हतमी फैसला होना बाकी है, लेकिन फौरी तौर पर उनका इस्तीफ़ा मौसूल भी हो गया है और वो अब वजारत ख़जाना का कलमदान मजीद अपने पास रखना भी नहीं चाहते, और वज़ीर आज़म भी उनके इस मशवरे से जो है वो एग्री कर चुके हैं, उनकी इस फैसले से एग्री कर चुके हैं। अब सिर्फ उनका इस्तीफ़े का फॉर्मली एक्सेप्ट होना बाकी है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो उमूर हैं उन पर भी इस वक्त वज़ीर आज़म गौर कर रहे हैं और नए नामों पर भी जो है वो गौर हो रहा है। और हमारे ज़राए के मुताबिक 4 नामों पर गौर हो रहा है। इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं। इफ्तिखार साहब, अभी 9 माह में जिस तरह से सिचुएशन चली है, असद उमर ने जिस तरह से अपनी वजारत चलाई है, पहले दिन से ही उन पर जो है एतराज़ात आना शुरू हो गए थे, तो आपको क्या लगता है हालिया दिनों में मामला ज़्यादा बिगड़े या फिर जो ट्रैक था असद उमर का अपनी वजारत को लेकर चलने का, जो पॉलिसीज थी वो पहले दिन से ही ठीक जानिब नहीं थी? नहीं, बात यही बहुत अच्छी बात की हमारा जो दोस्त रिपोर्ट कर रहा है बशीर चौधरी अपना इस्लामाबाद से, कि वो एक आइडियल बजट चाहते थे। इन हालात में एक आइडियल बजट पेश करना असद के बस की बात थी नहीं, मैंने जैसा आपसे शेयर किया है। IMF की जो मामलात हैं वो और हैं, जो आपका सरमायादार है, सरमायाकार है, वो टैक्स के लिए तैयार नहीं है। एमएनएसटी स्कीम में आप हाथ डालना चाहते हैं, कुछ छुपे हुए पैसे का लूट मार का, उस पर भी 2 राय पाई जाती हैं। अब पता है फिर क्या असद क्या करे? असद कोई जादूगर तो नहीं है। देखिए असद ने जो हम जो अपने घर का बजट बनाते हैं तो वो हमारी तनख्वाहों पे मुश्तमिल होता है या हमारे उधार पे होता है, जो हम किसी से ले लेते हैं और वादा करते हैं कि अगले महीने वापस कर देंगे, या बैंक से हम कर्जा लेके गाड़ी की देते हैं, फिर गाड़ी की हम किस्त भी देते हैं, अगर मकान लेते हैं तो फिर मकान की किस्त भी देते हैं, तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं। अब आपके पास पैसे है नहीं है और उसको आप कहते हो बड़ा आइडियल बजट बना दे, और ऐसा आइडियल बजट बना दे कि जिसमें इतने लाख घर भी आपको बना के दे साल में, और आपको इतनी ज्यादा वो नौकरियों का रास्ता भी निकाल के दे, और वो आपको अच्छाई करनी इतनी पॉसिबल नहीं है। और ये बड़ा अच्छा दफा इस्तेमाल किया मेरे दोस्त ने जो इस्लामाबाद में है, कि ये बशीर चौधरी ने,
कि वो एक आइडियल बजट की तलाश में थे। अप्रैल की 18 तारीख को वो आइडियल बजट चाहते थे जो बजट जून में पेश होना है। ये नामुमकिन है। और ये और खौफनाक बात आ रही है मुझे नजर कि वजीर तवानाई, इसका मतलब वजीर तवानाई का भी छुट्टी होने वाली है। अब देखिए, इस मौके पर जब आपका वजीर तवानाई छुट्टी कर गया, इस्तीफा दे गया, उधर आपको शक है कि वजीर तवानाई भी कुछ नहीं कर सकता। कब? जबकि गर्मियां आने वाली हैं, जब आपको डिलीवरी करनी है, जब आपको बिजली फराम करनी है, तो वो मामला भी ऐसा। ये बड़ा ही खेल, मैंने आपको जैसे कहा ना, एक इंच निकल गई ना दीवार से तो बहुत सारी इंचें निकलती हैं। हमने तो यही सियासत में देखा है, हमें और तो सियासत का नहीं पता, तो हमारे पास और को खास तो है नहीं है सोर्स। हमें तो वही जो हकीकतें हमारे सामने हैं, क्यों नहीं उससे कहा मैं उधर लूंगा, बिकॉज ही नोज व्हाट इज हैपनिंग। कुछ नारे होते हैं जो काबिल अमल होते हैं, जिन पे आप अमल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा नारों पर अमल कराने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसों के बगैर आपका घर नहीं चलता, आपका दुकान नहीं चलती, कुछ भी नहीं चलता पैसों के बगैर। इसलिए रियासत पैसों के बगैर नहीं चल सकती। रियासत फिर क्या करे? इतना पैसा आपने डिवैल्यू कर दिया है कि जो पैसा 1 लाख रुपए आप में से पड़ा हुआ था किसी का, वो 72,000 रुपए पहले रह गया। अब मुझे बताएं कितनी डिवैल्यूएशन असद दौर करता, ये उसके बस की बात नहीं थी। और वो ये जो लफ्ज आइडियल बजट वाला है, मुझे तो अब पता नहीं लगा। आई एम ग्रेटफुल टू दिस यंग मैन। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुबश्शिर लुकमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी उनका तज्जिया जानेंगे, लेकिन इससे पहले अपने नाजरीन को सुनवाना चाहेंगे 2 रोज पहले नजम सेठी साहब ने क्या प्रिडिक्ट किया था असद उमर के हवाले से। एक बार फिर से अपने नाजरीन को वो सुनवाना चाहेंगे। तो ये जो खबरें आई हैं, ये अफवाहें जिसे हम कह रहे हैं, मेरा ख्याल है प्री आ गई हैं, इनमें हकीकत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन प्रिंसिपल फैसला हो गया। अच्छा, खान साहब ने ये तस्लीम कर लिया है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए असद उमर साहब को तब्दील करना है। कॉन्फिडेंस ख़राब हो गया ना, असद उमर साहब पहले के एक बात कही, फिर दूसरी बात कही, ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा है और उनको बेचारों को टारगेट किया जा रहा है। और उनकी भी हम गलतियाँ हैं उसके अंदर, इसमें कोई शक ही नहीं है। फैसला यही हुआ है कि असद उमर साहब को अब तब्दील करना है। अच्छा, अलबत्ता इसके ऊपर डिबेट चल रही है कि जी अंदर के कब करना चाहिए और उनकी जगह पे किसको लाना चाहिए। अब इसमें 2 पहलू हैं इसके। एक ग्रुप है जो कहता है जी अभी तब्दील करें, ताकि जो नया बंदा जिसको भी आप नॉमिनेट करते हैं वो बिजनेस कॉन्फिडेंस रिस्टोर करे और IMF के साथ आखिरी जो पेचीदगियाँ रह गई हैं उनको सही तरीके से रिजॉल्व करे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बजट वो बनाए। अच्छा, क्योंकि आगे जाके बजट उसने चलाना है, उसने सारा कुछ देखना है, उसकी ओवरऑल लुक करनी है, उसको सारी इकोनॉमी को चलाना है। तो ये कैसे हो सकता है कि असद उमर साहब बजट बनाएं और खुद फारग हो जाएं उसके 15 दिन के बाद, तो जो नया आएगा वो कहेगा मैं तो इत्तेफाक ही नहीं करता, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। नजम सेठी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये बात मेंशन की कि पैसे महदूद हैं और आइडियल बजट नहीं बन सकता, तो इन हालात में असद उमर का जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है। असद उमर साहब तो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं, नया वजीर खजाना भी आएगा, पैसे भी उतने ही होंगे, तो मामला किस तरफ जाएंगे? फिर आइडियल बजट भी चाहिए, वो किस तरह से बनेगा? ये बहुत बड़ी बात है ना। देखें, अभी हमारे सीनियर कह रहे थे कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकता सरमायादारों का। सरमायादारों का कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब उनको खुली छुट्टी दे दी जाए, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ना हो, उनके ऊपर टैक्सेशन की बात ही ना करें, उनको तमाम रियायतें दे दें, उनको बिजली भी सस्ती दे दें, उनको गैस भी सस्ती दे दें, उनको मनमानी के कीमतें भी मुकर्रर करने दें, तो फिर तो जनाब उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है इस मुल्क के अंदर। और अगर आप ये नहीं देते हैं, आप आवाम को भी बचाना चाहते हैं, उनके भी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, तो वो अपना तैयार नहीं है। तो ये तो वाकई एक असद उमर जैसे आदमी के लिए मुश्किल है। फ्रेंकली मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। और दूसरी बात जो है, मुश्किल हालात हैं। अब जो नया साहब आएगा वो क्या कर लेगा भाई? अप्रैल की 18 तारीख को आप वजीर लेके आ रहे हैं, और आपका क्या ख्याल है कि वजीर, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वजीर नहीं बनाता बजट जी। ये आपका ख्याल है कि बजट ये 2 महीने में बनता है? बजट के बनने की तैयारी एक बजट के पेश करने के बाद दोबारा शुरू कर दी जाती है।
और ये 2 महीने में क्या तब्दीलियां कर लेंगे जी? मेजर चीजें तो वही है ना। अब क्या फैसले होने हैं? टैक्स लगना है, नहीं लगना? अगर लगना है तो उसकी नोयत क्या है? टैक्स जो बाहर से आने वाली चीजें हैं उनमें कौन सी चीजों को बंद करना है और कौन सी चीजों पर टैक्स में इजाफा करना है? पेंशन का क्या करना है? पेंशन को किस तरीके से पे करना है? मतलब ये सारी जो चीजें अब आखिरी लम्हे में ये चीजें तय हो रही होती हैं। क्या लोगों की तनख्वाहें बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है? अगर बढ़ानी है तो वो किस मद में से पैसा आएगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग नाउ फ्रॉम अप्रैल मई टू जून। और उस वक्त एक आदमी आए तो मुझे नहीं समझ आती कि वो आज 3 महीने में कौन सी ऐसी बात कर लेगा। या तो IMF की उसको शराइत माननी पड़ेंगी और उस शराइत में फिर नुकसान किसको होगा? आपको और मुझे। क्योंकि वो तो देखो ना, जो आदमी आपको कर्जा दे रहा है वो इस बात को यकीन बनाना चाहता है कि आप उसको कर्जा वापस करने की सलाहियत रखते हैं। जब बैंक से अपना कर्जा लेते हैं तो बैंक हमसे कोलेटरल मांगता है कि यार आपकी पोजीशन भी आई है, मुझे कर्जा वापस करोगे या भाग जाओगे? तो इसी तरीके से IMF कहेगा जनाब हम देने को तैयार है, लेकिन शर्त किया है कि आप अपनी बिजली का रेट बढ़ाएं, उससे इतने पैसे आएंगे। आप अपने पेट्रोल का रेट बढ़ाएं, उससे इतने पैसे आएंगे। आप अपनी गैस का रेट बढ़ाएं, उसके इतने पैसे आएंगे। आप फलानी सर्विस का रेट बढ़ाएं, उसके इतने पैसे आएंगे। वो हिसाब करके मुतमिन हो जाएगा कि हाँ मैं इनको इतना पैसे देता हूँ, ये इतने कीमतें बढ़ाएंगे तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा। तो ये है सारी सादा तरीन लफ्जों में मैंने आपको सूरत-ए-हाल बताई। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा साहब बेशक आपने वजह फरमाया जिस तरह सूरत हाल है। असद उमर के बाद मुतबादिल कौन होगा? उमर अयूब के हवाले से भी बात चल रही है। इसके साथ साथ शौकत तरीन जो कि पहले भी इस मनसब पे रह चुके हैं, उनके हवाले से बात चल रही है। इसके साथ साथ दीगर और भी ऑप्शंस हैं। जो भी ऑप्शन आएगी, एक बात तो तय है कि जिनके लिए जो भी आएगा उसके लिए मुश्किल हालात होंगे, आसान नहीं होगा मामला को बेहतर रह चलना। लेकिन असद उमर साहब की अगर बात की जाए, असद उमर साहब के बारे में ये भी बात की जा रही थी कि उन्होंने कराची में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हम ICU से बाहर निकल आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारी अभी मौशी हालात बेहतर नहीं हैं। तो बेसिकली वो कहते थे सब जो कारोबारी तबका है कि ये कन्फ्यूज हैं और ये मजीद जो इन्वेस्टर है उसको भगा रहे हैं। कारोबारी तबके को सब कुछ पता होता है, वो इतना भोला नहीं होता। उसको हर चीज कदम है, उसको पता था असद को जाना होगा या असद उनकी बातें माने। एक और अब मेरी बात आप वाज़ेह तौर पर सुन लें, दोबारा और तीसरी दफा कह रहा हूँ, मुनासिब नहीं होता अपनी बात को बार बार दोहराना। एक ईंट गई है ना तो दूसरी ईंट चौधरी सरवर की भी जा रही है। ये जो गुलाम सरवर है आपका, सही। तो अब गुलाम सरवर भी अगर चलेगा कि 2 फेडरल मिनिस्टर चले गए बिफोर द बजट, तो उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकली क्या होगा? और वो सारे का जो सारा फलसफा उनका है, उस फलसफे को धक्का लगेगा या नहीं लगेगा? ये देखें, हमें ऐसे नहीं जनरलाइजेशन में बात नहीं करनी चाहिए। एक स्पेसिफिक सूरत-ए-हाल हम हैं, वो नहीं मानेगा। अब जो टेक्सटाइल का सर्वर है वो नहीं मानेगा, वो कहेगा मैं नहीं, अगर आप मेरी चीज करते हैं ना को। और तीसरी बात जो खौफनाक मैंने आप ही के प्रोग्राम में सुनी है वो है कि शक ये भी किया जा रहा है कि वो एक और वजारत भी वो है तवानाई की। अब मुझे बताएं, 3 बड़ी अहम वजारतें जो बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम के दिन और रात से मुतल्लिक हैं, उनमें इस मौके पे तब्दीली लाने का मकसद क्या है? इसको कहते हैं रिपल डाउन इफेक्ट, जिसको मैं ईंट कह रहा हूँ। ईंट मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, तो ईंट कह रहा हूँ, एक ईंट निकल जाएगी तो दूसरी भी गिर जाएगी तो तीसरी भी गिर जाएगी। अगर अंग्रेजी में कहूँ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम खबर, चैनल पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि असद उमर को हटाने के मस्बत नताइज होंगे। उम्मीद है कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले बाकी वजीरों को भी हटाया जाएगा। हुकूमत को 8 माह बाद एहसास हुआ कि उनकी मुआशी पॉलिसियां गलत हैं। उम्मीद है असद उमर को हटाने से मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। तो बिलावल भुट्टो ने ऐसा कहा है और उन्होंने कहा कि उम्मीद है इससे मुआशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। असद उमर ने ट्वीट कर लिया कि वो रिसाइन कर रहे हैं, जो कि मैं हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद करना
देना चाहूँगा, इसलिए हर पाकिस्तानी का मुतालबा था कि हुकूमत अपने माशी पॉलिसीज़ पर एक और नज़र दोहराए। इसलिए जब से ये हुकूमत आए हैं तो पाकिस्तान की अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। कोई सिमत नहीं था, हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश नहीं था। तो 8 महीने बाद 9 महीने बाद आखिरकार हुकूमत मान गई है कि हमारा मुआशी पॉलिसीज़ नाकाम थी, हमारी मुआशी पॉलिसी अवाम को रिलीफ नहीं मिल रही थी, हमारी मुआशी पॉलिसी हमारे नेगोशिएशन से नहीं चल रहे थे। वो जो बेल आउट पैकेज है 9 महीने बाद असद उमर उस पर भी काम कर रहा था, उसके किरदार पे खुश नहीं होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इस स्टेप से के लेने से हमारा जो मुआशी सूरत हाल है, हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ में बेहतरी आएगी और इंशाअल्लाह ताला बाकी जो वज़ीर है जिनके ताल्लुक़ है कलदम तंजीमों के साथ, जिनके राब्ते हैं कलदम तंजीमों के साथ, वो भी जल्द फारिग हो जाएंगे। तो बिलावल भुट्टो का क्या कहना था आपने देखा। दूसरी जानिब असद उमर वजारत से कहाँ बाहर हुए, सोशल मीडिया पर PTI के कारकुन आपे से बाहर हो चुके हैं। असद उमर की जानिब से अचानक अब वजारत खजाना छोड़ने पर सोशल मीडिया पर PTI की हिमायत करने वाले भी सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि ये हुआ क्या है। सोशल मीडिया में खासे सरगर्म डॉक्टर फरहान विर्क भी फट पड़े और सारा गुस्सा ट्वीट्स में ही निकाल दिया है और उन्होंने कहा कि आखिर हो क्या रहा है। चंद दिन पहले यही अफवाहें थीं और कहा जा रहा था कि सिर्फ अफवाहें हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं, लेकिन अब जब वजारत चली गई तो फिर पहले ही बता देते और पहले हम इतना वक्त अपना ज़ाया ना करते। सोशल मीडिया पर PTI के कारकुन अब आपे से बाहर हो चुके हैं। असद उमर की जानिब से अचानक वजारत खजाना छोड़ने पर सोशल मीडिया पर PTI की हिमायत करने वाले भी सर पकड़कर बैठ गए हैं। एक बार फिर से बात करेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त मौशी बदहाली का शिकार है। असद उमर साहब तो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं, नए आने वाले वजीर को भी मुश्किलात का सामना यकीनी तौर पर करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मौशी बदहाली के पीछे सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। हुकूमत को चाहिए कि अपोजिशन के खिलाफ जो इतने केसेस हैं उनसे अपनी तवज्जो हटाएं और परफॉर्मेंस बेहतर करें, मईशत के लिए बेहतर जो है हिकमत अमली मुरतब की जाए। मैं आपसे इत्तेफाक करूं तो फिर इसका मतलब है इमरान खान को अपना रवैया बदलना चाहिए ना। वो जहां जाता है वो वही बात करता है जो उसने कंटेनर पे खड़े की थी। तो कंटेनर से जब अगर उतरेगा नहीं नीचे और मुल्की हालात को देखेगा नहीं तो फिर तो यही होगा। और मैं हैरान है क्यों अपने नौजवान रहनुमा पर उसने कहा कि अब हालात ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब कल मार्च की दाल सस्ती हो जाएगी और कल जो पेट्रोल की पैसे भी कम हो जाएंगी और कल जो लाहौर कराची का आप आज बता रहे थे आप कि टिकट इतना बढ़ गया वो भी कम हो जाएगा। इफ्तिखार साहब आप हमारे साथ ही मौजूद है। हमें ज्वाइन किए साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए कि भाई असद उमर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आपको लग रहा था कि ऐसा होगा या फिर हालात ऐसे पैदा कर दिए गए और डिसीजन कैसा है, ये ठीक है या गलत टाइम पर हुआ? एक तो सबसे पहली बात यह है कि कप्तान का एज यूजुअल हर डिसीजन गलत होता है और आज टाइमिंग के हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है। पाकिस्तान के लिए इतना गलत, मतलब FATF फाइनल स्टेजेस पर है, IMF टॉक्स फाइनल स्टेजेस पर हैं, आपके ये बजट आने वाला है और इस स्टेज पर आके आपने वजीर खजाना को फारिग करना तो बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि एक तो PTI की तरफ से ये बिल्कुल एडमिशन है कि हम बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सके और मईशत तबाह बर्बाद हो गई है। आइंदा आने वाले दिनों और महीनों में इससे भी ज्यादा खराब होगी। अब उसके लिए कप्तान खुद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने किसी न किसी को तो बकरा बनाना था और वो उनको मिला है असद उमर। उसको बकरा बना दिया, उनको सामने खड़ा कर दिया कि जी इनकी वजह से तमाम तबाही हुई है और अब देखें आइंदा क्या होगा। सही। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि असद उमर ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने से पहले आपसे कुछ मुशावरत की थी या कभी उन्होंने पार्टी मामलात आपसे डिस्कस किए हों? नहीं जी, मेरे से मुशावरत नहीं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अक्सर उनके हवाले से ये बात, बल्कि उन्होंने कहा भी ऑन एयर भी कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी पॉलिसी से वो उनके साथ डिस्कस कर लें और वो बड़े वाज़ेह अंदाज में बड़े कॉन्फिडेंट लगते थे अपनी पॉलिसीज़ को लेकर। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये एमनेस्टी स्कीम के बाद सूरत हाल बदल गई और फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया?
नहीं, एमनेस्टी स्कीम की बात नहीं थी। लेकिन जी सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप खुद एग्री करेंगे कि जो हर पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है इलेक्शन से पहले, लेकिन जो पीटीआई ने की थी उसकी दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है। वो उसकी कोई हकीकत से वो तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता था। वो एक ऐसा ख्वाब था जो ताबीर ही नहीं हो सकता था। तो वो इतनी सिंपलिस्टिक अजम्पशन थी, प्लस कप्तान के पास ना तजर्बा था, ना एहलियत थी, ना सोच समझ थी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे हल किया जाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मईशत और ये पकड़ धकड़ एक साथ नहीं चल सकती। अगर आपने मईशत चलानी है तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो उनका टोटल फोकस है, जो वो मेरा ख्याल है 24 घंटों में से 22 घंटे जिस चीज पर फोकस करते हैं वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को उन्होंने क्या करना है, सरदारी साहब को क्या करना है। तो मईशत और बड़े बड़े आपके बिजनेसमैन के ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं, वो नैब में हाजिरियां दे रहे हैं। अब ऐसे माहौल में मईशत कैसे चलेगी? तो जिस शख्स को ये इतना बैलेंस करना ना आए और इतनी समझ ना हो कि आप कैसे लेके आगे चलेंगे, उसके लिए तो जाहिर सी बात है ये तबाही होना था पाकिस्तान के लिए और आइंदा भी होगा। क्योंकि इमरान खान का मकसद एक ही है, एक ही मकसद है कि किस तरह से शरीर को तबाह बर्बाद करना। अब अगर आपका ये मकसद है तो आप मईशत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उस माहौल में? सही। आप जिस तरह से मोहम्मद ज़ुबैर साहब आगाह करते, इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, अगर आप साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर से कोई बात या सवाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, वो लाइन पर। ज़ुबैर, ये आप समझते हो कि IMF की जो शराइत हैं, वन ऑफ द रीजन ये है कि वो आगे काबिल कबूल न थी और समझते। और नाज़रीन आपको दिखा सकते हैं, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जो असद उमर हैं वो जाने के लिए आ गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए हैं और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। असद उमर अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे, जिस हवाले से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जाने के लिए आ गए असद उमर। असद उमर जाने के लिए आ गए हैं और ये मनाजिर भी आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ ही देर पहले हमने आपके साथ वो मनाजिर शेयर किए जब असद उमर आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा काम थे, खुशगवार मूड में थे और कोई टेंशन नहीं थी। और अब से कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने इस्तीफे की वजूहात भी शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जी मैं जैसे मैंने उसमें लिखा है कि वज़ीर आज़म जो हैं तो उन्होंने पहले भी कहा था ये कि परफॉर्मेंस जो है कौन सा स्पीकर किधर से ऑन होता है? जी अब ठीक है जी। यार आपने मुश्किल काम करा। अच्छा जी जी जनाब, जैसे मैं कह रहा था कि जैसे मैंने उसके अंदर ट्वीट के अंदर लिखा था कि वज़ीर आज़म जो है वो काबीना का रीशफल करने जा रहे हैं और उसके अंदर रीशफल में उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो चाहते हैं कि मैं एनर्जी का पोर्टफोलियो लूँ। लेकिन उसके बाद रात को हमारी बात हुई थी, फिर सुबह हमारी मुलाकात भी हुई, तो उसमें मैंने उनको कन्विंस कर दिया है कि मुझे इजाज़त दें कि मैं कैबिनेट से स्टेप डाउन कर दूँ। लेकिन कैबिनेट से स्टेप डाउन करने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है, जैसे मैंने उनको भी कहा कि इमरान खान को और उनके नए पाकिस्तान के विजन को सपोर्ट करने के लिए मैं अवेलेबल नहीं। वो पहले भी था, वो आज भी अवेलेबल हूँ और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इमरान खान का। मज़े की बात यह है कि मेहताब 18 अप्रैल 2012 को खबर लगी थी, जहाँ तक मुझे आज सुबह जो मुझे को दिखा रहा था शहबाज, वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर थी, हेडिंग लगी थी असद उमर PTI ज्वाइन कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली 7 साल बाद, और ये 7 साल का सफ़र जो है बड़ा अमेजिंग जर्नी जिसको बोलते हैं कि बहुत ही ऐसा सफ़र गुजरा है जिसके अंदर मुश्किल भी देखी है, अच्छे वक्त भी देखें, लेकिन दिल को तस्कीन हुई है कि कुछ करने की ऐसी कोशिश की है कि जिससे मुल्क के लिए बेहतरी हो सके। और इसीलिए इमरान खान ने मुझे बार बार कहा था कि आप आएँ, कि मैं चाहता हूँ कि मुल्क की बेहतरी के लिए आप हमारे साथ मिल के काम करें। इस सफ़र के अंदर जी मैं जो PTI के सपोर्टर्स हैं अमूमी तौर पे उन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बेतहाशा मोहब्बत खुलूस मिला है मुझे उनसे। ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे PTI के जो यूथ हैं,
नौजवान जो हैं जी, उनका ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सोशल मीडिया पे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो कभी कभी कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे कहने पे कर रहे हैं, लेकिन वो इतने जज्बाती खुलूस वाले लोग हैं, वतन की बेहतरी चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। उनका मैं ख़ास तौर पे मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं वाकई में समझता हूँ कि ये जो जुनून और जज्बे से भरे हुए नौजवान जो हैं, इनके बगैर आज इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं हो सकते थे, असद उमर वज़ीर ख़जाना नहीं हो सकते थे। तो उनको ख़ास तौर पे मैं खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी NA 48 और अब NA 54 के अवाम को। NA 48 के अवाम ने अपोजिशन में थे, काम कम करवा सकते थे, उसके बावजूद बेतहाशा इज़्ज़त दी, प्यार दिया। और NA 54 के जो अवाम है, मैं उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना उन्होंने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, कि देखते थे कि मैं मुश्किल एक जिम्मेदारी पे हूँ तो टाइम नहीं दे सका, कम टाइम दिया, उसके बावजूद जो है उन्होंने शिकायत नहीं की, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मईशत कहाँ पे खड़ी हुई है और हम इस वक्त किधर जा रहे हैं। कल मैंने रात को टीवी प्रोग्राम किया था, बड़ी तफसीली हमने बात की थी। दोबारा थोड़ा दोहरा रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि जो वज़ीर ख़जाना आगे आएंगे उनके लिए भी रिकॉर्ड पे बात रख दी जाए कि जहाँ पर मईशत खड़ी थी वो पाकिस्तान की मईशत के, ये मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब इलेक्शन हुआ, हुकूमत बनी तहरीक इंसाफ की, वो पाकिस्तान की तारीख की मईशत की ख़तरनाक तरीन लम्हात में से एक थे। लोग ये कहते हैं कि उसमें कुछ अच्छी सूरत हाल भी थी और कुछ बुरी भी थी, और ये सच है, अच्छाई बुराई दोनों चल रही होती है। लेकिन जो बुराई थी वो उस नौइयत की थी कि वो बिल्कुल ही आपको खाई में गिरा सकती थी, और उस सूरत हाल से मुश्किल फ़ैसले किए गए, निकलने के लिए बेहतरी भी आई, आदाद शुमार के अंदर नज़र भी आई, और वो हमने देखा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है, कई दफ़ा कहा है, कल रात भी कहा था, ये नहीं है कि इस वक्त मईशत के बड़े अच्छे हालात हो गए तो जो नया वज़ीर ख़जाना आएगा वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। और उसकी भी जिस वक्त मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी तो मुझे याद है तमाम लोग मुझे इंटरनेशनल मीडिया वाले जो इंटरव्यू करते थे वो भी यही कहते थे, लोकल जर्नलिस्ट भी कहते थे कि पाकिस्तान की मुश्किल तरीन जॉब असद उमर के पास है। तो वो शायद उतनी मुश्किल ना हो, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में मुश्किल तरीन जॉब जो है वज़ीर आज़म के बाद यही है। तो उनके लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी उनको सपोर्ट मिलेगी, जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है। बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इस मईशत में बड़ी जान है, सिर्फ थोड़े मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत है और थोड़े सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है। अगर हम वो मुश्किल फ़ैसले नहीं करने को तैयार, और अगर हम थोड़े जल्दबाजी करेंगे तो हम फिर वही उसी खाई में दोबारा गिरने का ख़तरा पैदा करेंगे। तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगी सब लोगों से कि जो भी आए, फैसले जो करे, उसके साथ अगर मुश्किल फैसले करता है तो उसके साथ फिर खड़े होने की भी ज़रूरत है, और ये ना उनसे कोई एक्सपेक्ट करे कि मुआवजे होंगे और अगले 3 महीने के अंदर जो है वो दूध और शहद की नदियाँ बहेंगी। इसी के साथ जी मैं ख़त्म करता हूँ। इसके साथ ये छोड़ के आपने जो कहा कि सप्लीमेंट्री आपने जो कहा कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, तो वो मुश्किल फैसले ही बता दें कि वो कौन से ऐसे मुश्किल फैसले हैं जो कि आप इसकी वजह से डाउन कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उन मुश्किल फैसले लेते से घबराता नहीं हूँ, वो हमने पहले भी देखा है। देखिए, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल में इसीलिए ये ज़रूरी है कि ये फैसला फौरी तौर पर किया जाए, क्योंकि आप एक जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर। जो अगला बजट आपका आएगा वो बजट जो है वो उस IMF के प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए जो शख्स आगे जिम्मेदारी ले रहा है उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑलरेडी लेट है। ये अगर इससे 1 महीने पहले होता तो और बेहतर होता, लेकिन अभी भी जो है जो फैसला जब आपने किया तो फौरी तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, ताकि उसकी जो डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर तो शामिल हो। बजट के अंदर जाहिर है आपने जो आप पूछ रहे थे मुश्किल फैसला कि मुश्किल बजट होगा, लेकिन उस मुश्किल बजट के अंदर जाहिर है चॉइसेस होती हैं, आप बहुत मुख्तलिफ तरीके से उस अदाद शुमार पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए उसका इस्तेकाक होना चाहिए जिसने इम्प्लीमेंट करना है।
या इसमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का क्या न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है? वजूहत क्या है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जाने का मतलब ये है कि पीटीआई आज के दिन से कमजोर होना शुरू हो गई? सर ये तो मुझे नहीं पता कि पीटीआई कमज़ोर होगी कि मजबूत होगी। मेरी तो उम्मीद यह है कि मजबूत होगी इसके बाद से। लेकिन कौन इसके जिम्मेदार है? शहबाज, आप मुझे जानते हो, मुझे इन चीज़ों में कभी इंटरेस्ट ना दिलचस्पी रही ना है। मुझे आप में से बहुत लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, बड़े लोगों ने मुझे बताया जी ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं कहता यार मैं 14 घंटे काम कर रहा हूँ। मैं इसलिए इधर आया था कि अगर मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए उमूमी तौर पे अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं इसलिए आया था। मैं तो कोई साजिशों वाजिशों का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया था। अगर कोई कर रहा है तो ज़रूर करे। तो सच्ची बात है, मैं आपसे कोई बात छुपा कर नहीं कह रहा। सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता कि कोई साजिश हुई है कि नहीं हुई है। मेरा जो कप्तान है उसने मुझसे कहा कि जी मैं आपको इस रोल के अंदर देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं था, मैंने उनसे इजाज़त ले ली है। सपोर्ट हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। जी मैं था बेसिकली जो है वो आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह की साजिश हुई है कि आपको नहीं पता, लेकिन एक क्रिटिसिज्म जो शुरू से आ रहा था, क्योंकि मुझे भी इकोनॉमिस्ट भी और आपकी जंगी 3 साल ने भी लिया कि उन्होंने कहा कि IMF के प्रोग्राम में जल्दी चले जाना चाहिए। सही। तो क्या आप समझते हैं कि आपने ठीक फैसला किया इसको डिले करके, या उन लोगों की बात ठीक है? तो प्रॉब्लम कहाँ है? बिल्कुल सर, ये बहुत आपने अहम सवाल पूछ लिया और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बात यही की जाती है। देखें जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना जो है ना, उसकी जिम्मेदारी जो है वो उसके इस मुल्क के 21 करोड़ अवाम के ऊपर है। उस 21 करोड़ अवाम की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कारोबारी तबका जो है, जो ताजिर है, जो सनतकार है, वो उसका वसीला ज़रूर बनता है। आपने एक मईशत चलानी है जो प्राइवेट सेक्टर से चलानी है, लेकिन इस वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारी जो है वो कैपिटल मार्केट का या बैंकिंग सिस्टम की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ वसीला है। ये मैं कह रहा हूँ कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो भी बेहतर है। तो जब मेरे पास अगर ये चॉइस आती है कि मैं ऐसे फैसले करूं जिससे 2 महीने 3 महीने की अनसर्टेनिटी हो, और दूसरी तरफ मेरे पास ये चॉइस हो कि मैं पाकिस्तान के अवाम को कुचुमर निकाल के रख दूं, तो मैंने पहले भी यही फैसला किया था। मैं 3 महीने में पहले क्या कहता था मैं आप लोगों को, क्या होगा असद उमर को गालियां पड़ेंगी ना, मैं खा लूंगा गालियां। मैं पाकिस्तान के अवाम का कुचुमर निकालने के लिए नहीं तैयार। वो हमने करके दिखाया। IMF का एग्रीमेंट जिन बुनियाद के ऊपर हुआ, तनकीद पहले मेहताब ये होती थी कि जब आप देर करेंगे तो ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। हमने उससे बहुत बेहतर टर्म्स के ऊपर फाइनलाइज करके दिखाया है। सो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक फैसला किया, लेकिन इस पर 2 राय हो सकती है, किसी और फैसले कर सकते हैं। एक से मैं रिजवान का ले लूं फिर आपका। ना सवाल ही बात नहीं। ये तुमने कैसे कहा कि जिस मकसद के लिए सियासत में आए थे नहीं पूरा हो सकता? मैं आज भी यकीन रखता हूं इंशाअल्लाह ताला नया पाकिस्तान बनेगा। मैं आज भी यकीन करता हूं इमरान खान लीड करेगा इस नए पाकिस्तान को बनने के लिए। मैंने तो कोई नहीं शर्त लगाई थी कि मुझे वजीर बनाओगे तो फिर मैं सपोर्ट करूंगा। मैं पहले भी हाजिर था, मैं आज भी हाजिर हूं। जिस वक्त मैंने नौकरी छोड़ी थी ना रिजवान, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में ही नहीं थी, ठीक है ना, ऑपोजिशन तो दूर की बात। मैंने पहला इलेक्शन 2013 का इलेक्शन लड़वाया, मैंने टिकट नहीं मांगा, मैं तो कैंपेन चला रहा था। तो मेरी ये जो नए पाकिस्तान बनाने की ख्वाहिश और जो मेरी खिदमात हाजिर थी बेहतर पाकिस्तान के लिए, वो कुर्सी पे मुनसर नहीं थी। क्या क्या चीज? जी 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 नहीं जी, मैं बिल्कुल पहले दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। मैं बिल्कुल भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद नहीं कर रहा। मैंने जैसे पहले कहा था, मेरा आज भी यकीन है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन आपने जो कह रही तब्दील जी जी बिल्कुल, मेरे से उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। मेरे से ये बात पहली दफा कल रात को हुई है। जी मेरे ख्याल में जो मेरी वज़ीर आज़म से बात हुई है, या आज रात को या कल सुबह जो बाकी वो तब्दीलियां करना चाहते हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। क्या आपको कोई रीजन बताइए एक को हटाने की? दूसरा ये बताएं जिस तरह आपने शुरू में अपने बयानिया में बताया
क्या आप प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से थोड़ी देर के लिए बना होंगे अपनी सियासत? नहीं सर, मैं क्या देखिए रीज़न तो बड़ी सादा है। रीज़न ये है कि इस वक्त हमारी जो सूरत हाल है मईशत की, वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और ऑपोजिशन जो है वो एक उसको बहाना भी बना रही है एक प्रेशर क्रिएट करने का। तो अगर एक फ्रेश टीम आएगी और वो फ्रेश टीम आके काम करेगी तो हो सकता है बेहतरी भी नजर आए, और ना भी नजर आए तो कम से कम उनको टाइम तो थोड़ा आपको देना पड़ेगा ना। जी जी, दूसरी जी ये बताइएगा कि आप इमरान खान साहब के स्टार परफॉर्मर थे, आप ओपनिंग बैट्समैन थे, आप भी आउट हो गए, इसका मतलब है कि आप परफॉर्म नहीं कर सके, जो आवाम की चीखें निकलनी थी वो चीखें निकली, जिसकी वजह से आप प्रेशर में आके आप बताया जी मुश्किल वक्त में ही खिलाड़ी मैच को विन करता है। सर मैं आप मुश्किल वक्त में छोड़ के क्यों जा रहे? नहीं, मैं छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मैं इधर ही हूँ। जो आपका सवाल था, देखें जाहिर है वजीर आज़म के जहन के अंदर इससे बेहतरी आ सकती है, इसीलिए वो ये करवा रहे हैं। जहाँ तक चीखों की ताल्लुक है वो मैं बहुत तफसील से पहले भी बात कर चुके हैं। हम मुवाजना आपके सामने पहले रख चुके हैं। 8 माह का, अब तो मेरा 8 माह ख़त्म हो गए ना, पहले 8 माह जो थे पीपल्स पार्टी के दौर के वो भी रिकॉर्ड निकाल के रख लें, वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद थे। पहले 8 माह का दौर मुस्लिम लीग नून के भी निकाल के रख लें, और पहले 8 माह का दौर तहरीक इंसाफ का निकाल के रख लें। इसके बावजूद कि जो बहरान हमें मिला था ये वो पिछले बहरान उसका अशर अशीर नहीं थे, उसके बावजूद बेहतर परफॉर्मेंस की है इमरान खान की हुकूमत ने। जी क्या नहीं सर, एक कियानी और फिर अशरफ और उसके बाद मैं आता हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। सर मैं आपको देखें ऑफ एयर भी मुझसे बात करेंगे। यहाँ पे बहुत कमरे में लोग बैठे हुए हैं जो मुझसे ऑफ एयर बात कर चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं यहाँ लेना चाहता और आज की बात नहीं है, इससे पहले करते रहे। उनमें से किसी बाद में पूछ लेना है कि यार असद उमर ने कोई शक का इजहार किया था, को किया था, मैं हर एक को ये जवाब देता रहा हूँ। मेरा ना उसमें कोई दिलचस्पी है, मेरी पावर पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मुझे जेन्युइनली पता नहीं है ये ज्यादा, और मैं हर एक को ये बोलता था सहाफी आप है सर, ये तो असर आप बताएंगे। जी अशरफ आप जब भी किसी पोर्टफोलियो वापस लिया जाता है या उसको एलिवेट किया जाता है या किसी नाकामी के सवाल, जब आपकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई यकीनन उन्होंने कुछ जिक्र किया होगा जहाँ जहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री नाकाम है। दूसरा आपने रिफ्यूज किया एनर्जी मिनिस्ट्री लेने से, इट शोज कि आपने प्रोटेस्ट किया है, वरना एवरी पॉलिटिशियन वांट्स टू बी मेंबर ऑफ कैबिनेट, आप कैबिनेट में जाने से इनकार कर रहे हैं इट शोज के एक प्रोटेस्ट है सर। अशरफ फिर आप मुझे जानते नहीं है ये आप उमूमी तौर पे शायद यही बात कर रहे होंगे। मैं खान साहब को याद दिला रहा था वज़ीर आज़म को कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, आखिर दिन जिस दिन मैंने फाइनली हाँ किया ना, तो उनकी बहन के घर हम बैठे हुए थे और मैंने उनको कहा था कि अच्छा मैंने कहा अच्छा जी कर लेते। वो पूछ रहे थे मैं कि चाहते क्या हैं, पट्टी चले असद उमर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, हाँ। तो मैंने कहा अच्छा चले कर देते हैं, एक चीज याद रखना मैं आपके लिए नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं। उन्होंने कहा इसलिए तो मैं चाहता हूं। मैंने कहा इसका मतलब समझ लें, मुझे आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो, तो मुझे जो मैं आजाद जहन कहूंगा। सो ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है मेरी, जैसे मैंने पहले कहा मेरी कोई मशरूत नहीं थी इमरान खान को सपोर्ट मेरी कोई कैबिनेट पोजीशन से, और ना पहले थी ना आज है। आज भी इधर बैठ के मैं आपको बोल रहा हूं कि इमरान खान इंशाअल्लाह ताला नया पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करेंगे। एक खातून है यार, उनकी सुन लें जी। देखिए बेसिक जो पॉलिसी डिज़ाइन है वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी चेंज होना नहीं है। जो बेसिक पॉलिसी डिज़ाइन है, जो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन के तरीके होते हैं उसमें फ़र्क हो सकता है, एंड ज़ाहिर है जो भी शख्स आएगा उसका अपना माइंड होगा। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें इधर कमरे में जो एक्सपीरियंस बीट रिपोर्टर्स बैठे हुए, आप इनसे बात कर लें तो ये 10 में से 10 वही बताएंगे कि मोटी मोटी चीज़ें क्या करने की है, तो वो रॉकेट साइंस है जी। आप क्या आपकी सिफारिश होगी पीएम को जो वज़ारत ख़ज़ाना का मनसब है, क्या एक सियासतदान उसमें चला सकता है या टेक्नोक्रेट? देखिए दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेरे ख्याल में ज़ाहिर टेक्नोक्रेट की प्रोफेशनल नॉलेज ज़्यादा होती है, उसने उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा महारत रखता है।
लेकिन कोई भी काबीना की पोजीशन हो, और खुसूसी तौर पे अगर आप मईशत से ताल्लुक़ कर रहे हैं, जिस बंदे ने जड़ों पे लोगों के साथ उठा बैठा हो तो उसको भी एक एडवांटेज होता है। दोनों चीज़ों की अपनी अपनी जी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। सही। सर एक तो मौलाना बंदा मानते हैं किससे बड़ा मसूल है लिखे के अफसार, तो लिखे के अफसार का कितना रोल है, और नए बात का गवाह क्या ये बता एक हफ्ते से फोन कर रहे थे रिपोर्टर्स को कि असद उमर को हटाने हटा दिया, खबर चला दी सोर्सेस। सही। तो ये सियासत को है, आपके दोस्त थे। सही। मुझे भी फोन आया, मैंने परसों आपको दोस्तों को बताया, मैंने तो कैबिनेट की ब्रीफिंग में भी पूछा था उनको, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता किससे, ये आपको पता है कौन फोन कर रहा था, कौन खबरें लगवा रहा था। मुझे सच्ची में नहीं पता कौन कर रहा था। नहीं सीरियसली अच्छा, मैं जो आपको बोलूं ना कि मैं बता रहा हूं ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात की होगी, मुझे लोग ये कहते रहते कि आपके कॉलीग्स जो हैं वो करें, अगर कोई कमरे में एक बंदा मुझे बता दे, मैंने मुड़ के पूछा कौन सा कॉलीग था, मैं कभी सवाल ही नहीं पूछता। जी कौन केड़ा सवाल? सर ये मेरे ख्याल में जी 2-3 उसके अंदर खुसूसियात होंगी। एक ये कि वो होगा जिसको वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, दूसरा ये है कि नेक सीरत होगा, तीसरा ये कि काबिल होगा, चौथा ये कि मेहनती होगा, और आपको कितनी चीजें बताऊं। सर ये उनसे पूछे, मुझे नहीं पता। आखिरी सवाल सर, क्या नहीं सर आपने सबके सवाल किए, लेकिन एक आखिरी सवाल है, दिल पर हाथ रख के मुझे बता दें कि क्या पीटीआई में नॉन इलेक्टेबल्स पर ज्यादा हमें दिल पर हाथ रख के आंसर दे? नहीं, ये मैंने बड़ा इल्जाम सुना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेड हैं और बेतहाशा वजन रखते हैं, असर और रसूख रखते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो इलेक्टेड नहीं हैं और वो भी असर और रसूख रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 8 महीने में गिनती कमजोर है आपकी। हाँ सही। अच्छा जी देखिए, मैं इसका जवाब दे, तो मेरे ख्याल में आखिरी ये कर लेते हैं। इसका जवाब ये है कि बिल्कुल मईशत की जो बुनियादी चीजें हैं ना, आप उनको जब तक ठीक नहीं करेंगे, ये मीडिया में कोई सवाल नहीं पूछता है इसके ऊपर। वैसे मैं बार बार बोलता हूँ, बीट रिपोर्टर सारे समझते हैं ये बातें, लेकिन वो टीवी पे शाम को सवाल नहीं पूछा जाता। 3 बुनियादी डेफिसिट्स हैं, वो अभी जो मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हमने दिया था, वही पाकिस्तान के मसाइल हैं, 40 साल से वही चल रहे हैं। जब तक आप वो नहीं करेंगे, उस वक्त तक मईशत आगे नहीं चलेगी। जी तो मैं ये नहीं कह रहा जो नए आने वाले, मैं तो कह रहा हूं कि हमने मैं सुन लेना मेरी बात। मैंने क्यों कहा, इसलिए नहीं कि अभी निकलने वाला है, मैंने इसलिए कहा कि जो मुआहदा हमारे पास सामने रखा था, जिसको हमने साइन नहीं किया, उसमें और आज जो मुआहदा होने जा रहा है उसमें बहुत फर्क है। ये मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं, एमनेस्टी स्कीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मैं आपको पक्का कह सकता हूँ। जहाँ तक मेरे ख्याल में जो हमने 8 महीने में काम किए, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके अंदर रिजल्ट ठीक नहीं मिले। दोनों चीज़ें, दोनों। असद उमर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नए वजीर खजाना से उम्मीद न रखें कि 3 माह में सब ठीक होगा। इसके साथ साथ आपको बताएंगे, सरकारी टीवी ने असद उमर की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखाई, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बिल्कुल आपको बताते चलें कि असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
तो आपको बताते चलें कि असद उमर गुफ्तगू कर रहे थे। बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफियों के सवालात के जवाब भी दिए। सरकारी टीवी की यहां पर बात की जाए तो सरकारी टीवी ने असद उमर से सौते